सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र। छत्तीसगढ़ में आज पहले दौर का मतदान हुआ तो मिजोरम में आज एक ही चरण में विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न हुआ। कैसा रहा दोनों ही राज्यों का मतदान, दिखाएंगे खबर विस्तार से। इसके अलावा होगी बात छत्तीसगढ़ में अगले चरण और बाकी राज्यों में बचे हुए चुनाव प्रचार में कैसा रहा आज का दिन। करेंगे चर्चा कैसे भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था लगातार बना हुआ है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान संपन्न। 71% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर दिखा मतदाताओं का उत्साह। 174 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। प्रधानमंत्री मोदी की छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर, मध्य प्रदेश के सीधी और तेलंगाना के चेन्नूर में चुनावी रैलियां। महादेव सट्टेबाजी ऐप पर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर लगाया युवाओं को बर्बाद करने का आरोप। तेलंगाना में विकास के लिए जनता से कमल खिलाने की अपील। सभी राजनीतिक दलों में चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान में रोड शो। तेलंगाना के लिए भाजपा की 12 और उम्मीदवारों की सूची जारी। कांग्रेस समेत दूसरे दलों के नेताओं का भी धुआंधार प्रचार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त। कहा सिर्फ दोषारोपण और समितियां बनाने से नहीं रुकेगा प्रदूषण। ऑड इवन सिस्टम पर भी उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को दिखाया आईना। महिलाओं पर बेहद आपत्तिजनक बयान देकर घिरे बिहार के मुख्यमंत्री। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशील होने का लगाया आरोप। कहा देश से माफी मांगे नीतीश कुमार। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 65% करने का प्रस्ताव। नीतीश कुमार ने जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट में हुई त्रुटियों के आरोपों को किया खारिज। बीजेपी ने रिपोर्ट की कमियां गिनाई। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लगातार आ रही हैं अच्छी खबरें। मॉर्गन स्टैनली ने जताया भरोसा, साल 2027 तक $5 लाख करोड़ की हो जाएगी भारत की जीडीपी। फिंच रेटिंग्स ने भारत के औसत विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर किया 6.2%। और खेल की खबरों में विश्व कप के मुकाबले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 292 रन का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौटी। और सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और बात अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर की। बीते कई वर्षों से तमाम वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बाद भी भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मौजूदा चुनौतियों के बीच वैश्विक आर्थिक रफ्तार सुस्त पड़ती दिखाई पड़ रही है, लेकिन भारत अभी भी सबसे बड़ा ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में फिर से कुछ और बड़ी बड़ी वैश्विक एजेंसियों ने भरोसा जताया है कि भारत की जीडीपी की रफ्तार में बढ़ोतरी के अनुमान बढ़ते रहेंगे और भारत बेहतर प्रदर्शन करता रहेगा। कोरोना महामारी के बाद से पूरी दुनिया में शुरू हुए आर्थिक संकट के बाद से अभी दुनिया उबर नहीं पाई है, लेकिन भारत ने अपनी आर्थिक रफ्तार से दिखा दिया है कि कैसे भारत दुनिया के ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता रखता है। बीते कुछ वर्षों से भारत सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। दुनिया भर की एजेंसियां और वैश्विक संस्थाएं भी भारत की विकास यात्रा पर भरोसा जता रही हैं। एक बार फिर से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से जुड़ी रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने भारत की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ा दिया है। फिच ने भारत की संभावित वृद्धि दर में 0.7% बढ़ाकर अब इसे 6.2% कर दिया है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रोजगार दर में सुधार और कामकाजी उम्र वाली बेहतर आबादी के अनुमान के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2019 और 27 की अवधि के दौरान मध्यम अवधि में 6.2% वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज करने की क्षमता है। यह वृद्धि वर्ष 2013-2022 के लिए अनुमानित 5.7% की वार्षिक औसत वृद्धि दर से 0.7% अधिक है।
फिच की रिपोर्ट जहां भारत को लेकर बेहतर तस्वीर दिखा रही है, तो वहीं दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर फिच की रिपोर्ट चिंता पैदा कर रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया की 10 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए मध्यम अवधि की वृद्धि दर अनुमान को 4.3% से घटाकर 4% कर दिया, जिसकी मुख्य वजह चीन के वृद्धि अनुमान में कटौती है। चीन की आपूर्ति के वृद्धि दर अनुमान को 5.3% से घटाकर 4.6% कर दिया गया है। IMF के कार्यकारी निदेशक और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर NSSO द्वारा दिए गए विश्वसनीय डेटा को देखें तो पता चलता है कि महामारी के बाद भारत में रोजगार की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान रोजगार की स्थिति में कुछ गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद से लगातार रोजगार के आंकड़ों में सुधार देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी की दर 5 सालों में सबसे कम 3.2% के स्तर पर है। साथ ही सुब्रमण्यम ने रोजगार को लेकर CMIE के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें अविश्वसनीय आंकड़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विश्वसनीय आंकड़ों को लेकर देखें तो हमारी रोजगार की जो सिचुएशन उसमें काफी सुधार और काफी मोमेंटम आया है, क्योंकि GDP ग्रोथ बढ़ा है तो उससे रोजगार बढ़ना ये स्वाभाविक है और ये साफ दर्शाता है कि हमारी जो PLFS की जो डेटा है वो विश्वसनीय है। यदि आप देखें जो पीस हमने लिखा है उसमें, तो लॉकडाउन के समय में और जो पहली जो उसमें सेकेंड वेव जो आई थी ओमिक्रॉन वाली वेव में, उसमें रोजगार की सिचुएशन जो उसमें खराब हुआ था। ये भी ये साफ दर्शाता है कि ये आंकड़े जो है ये विश्वसनीय है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में जो कठिनाइयां हैं वो बढ़ी थी, उसी तरह जो कोविड की जो सेकेंड वेव थी उसमें भी बढ़ी थी और उसमें जो है रोजगार का जो सिचुएशन जो है थोड़ा खराब होना ये साफ दर्शाता है कि ये आंकड़े जो है विश्वसनीय है और इन्हीं पे हमें ध्यान देना चाहिए, न कि जो अविश्वसनीय CMI के आंकड़े हैं। इस बीच ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि 2027 तक भारत की GDP 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी और इस तरह भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट में 2024 में विकास दर 6.4% और 2025 में 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। मॉर्गन स्टैनली ने उम्मीद जताई है कि देश की अर्थव्यवस्था 2024 से 2028 तक औसतन 6.6% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक विकास में भारत का महत्व बढ़ा है। 2022 में जहां वैश्विक विकास में भारत का योगदान बढ़कर 15% हो गया है, वहीं 2023-28 के दौरान इसके 17% रहने की उम्मीद है। इससे पहले 2021 में भारत का योगदान महज 10% था। UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 से 2019 से 21 के बीच भारत में बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी 25% से गिरकर 15% रह गई है। वहीं भारत में साल 2000 और 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय 442 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2389 अमेरिकी डॉलर पहुंच गई है, जबकि 2004 से 2019 के बीच गरीबी दर 40% से गिरकर 10% हो गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत वैश्विक मध्यम वर्ग की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जहां एक ओर मोदी सरकार दशकों से लटके पड़े आर्थिक रिफॉर्म को जमीन पर उतार रही है, तो मेक इन इंडिया जैसी आर्थिक नीतियों के माध्यम से देश की आर्थिक गति को बढ़ाकर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर रही है और यही कारण है कि पूरी दुनिया आज भारत की ओर नजरें गड़ाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार दुनिया का ब्राइट स्पॉट बना हुआ है, सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है, इस विषय पे हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके अलावा फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया, तो मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों पर आज एक ही चरण में वोटिंग संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ में जिन 20 सीटों पर आज मतदान हुआ वो नक्सल प्रभावित इलाका था, जहां साल 2018 के मुकाबले इस बार ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है। कैसा रहा आज का मतदान दोनों ही राज्यों में, देखिए इस रिपोर्ट को। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में लगकर लोगों ने वोट डाले। युवाओं के साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उमंग और उत्साह देखने को मिला। लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं 18+ हो गई, एडल्ट हो गई हूँ। मुझे अपना नेता खुद चुनने का अवसर मिला है। फर्स्ट टाइम वोट की हूँ। जो भ्रष्टाचारी से परे हो और देश को प्राथमिकता दे,
जो अच्छी शिक्षा और सारे बच्चों का विकास अच्छे से हो सके। कड़ी सुरक्षा के बीच नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। नक्सलियों की पूर्व महिला कमांडर सुमित्रा साहू ने भी लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करते हुए वोट डाला। आत्मसमर्पण के बाद सुमित्रा साहू आरक्षक बन अब नक्सलियों से लोहा ले रही हैं। इस बार नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 120 गांवों में मतदाताओं ने आजादी के बाद पहली बार अपने ही गांव में मतदान किया। सुकमा के नक्सल प्रभावित कारीगुंडम इलाके में भी 23 साल बाद वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजनांद गांव में तो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने सुकमा में वोट डाला। इनके अलावा नारायणपुर से भाजपा उम्मीदवार केदार कश्यप ने भी मतदान किया। पहले चरण के मतदान के साथ ही 223 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, लेकिन जीत को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19 धोखे से 8 सीट कहीं भाजपा आ जाए। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें 12 सीटें बस्तर संभाग की और 8 सीटें दुर्ग संभाग की हैं। दूसरे चरण में 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता किसके वादों पर भरोसा करती है और किसके वादे उसे ज्यादा लुभाते हैं। उधर मिजोरम विधानसभा चुनाव की सभी 40 सीटों पर मतदाताओं ने बड़ी संख्या में वोट डाले। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। 18 साल के युवाओं से लेकर 101 साल के बुजुर्ग ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चंफाई दक्षिण में 101 साल के बुजुर्ग पुरु आल्हनु डाला ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला, तो 96 साल के दिव्यांग पू जदावला ने आइजोल में वोट डाला। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। वहीं लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर मतदान के साथ ही 174 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। It's my first time voting and my voting experience was quite good. So I just want from the government to make the roads so clear so that there will be no any problems. For transportation to be more better than this, and I expected from this new government to do that. मिजोरम विधानसभा चुनाव में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान किया। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने आइजोल दक्षिण द्वितीय क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला, तो मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने आइजोल उत्तर द्वितीय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मिजोरम कांग्रेस प्रमुख लाल सावता ने आइजोल के मिशन बेंग थलांग में और ZMP के कार्यकारी अध्यक्ष के सबडांगा ने भी मतदान में हिस्सा लिया। मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे राज्य में मतदान शांतिपूर्ण रहा। मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबले की उम्मीद है, लेकिन जनता किसे जनादेश देगी इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा, जब नतीजों का ऐलान होगा। छत्तीसगढ़ से सोमेश पटेल, अश्विनी मिश्रा, मनोज सोने ने और आइजोल से विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 चुनावी राज्यों का दौरा करके धुआंधार चुनाव प्रचार किया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान पूरा होने के बाद दूसरे चरण के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जनसभा को आज संबोधित करते हुए महादेव ऐप मामले को लेकर भूपेश बघेल की सरकार को फिर से निशाने पर लिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सीधी और तेलंगाना के हैदराबाद में भी विशाल जनसभा को आज संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर राज्य की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है और दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी महादेव सट्टेबाजी घोटाले में दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं और बच्चों को बर्बाद करने वालों को जेल जाना ही होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था, और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? मध्य प्रदेश के सीधी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गिनती के कुछ राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार बची है, क्योंकि इनका नारा रहा है गरीब की जेब साफ और काम हाफ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने SC, ST, OBC समाज के प्रतिभाशाली नेतृत्व को कभी उभरने नहीं दिया। दलितों और आदिवासियों की बुरी स्थिति के लिए भी उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी। लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही बची है। जरा सोचिए, गुत्थी सुलझाइए, ये इनकी बर्बादी ऐसी क्यों हुई, इनका ऐसा पतन क्यों हुआ? साथियों, वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का नारा रहा है गरीब की जेब साफ और काम हाफ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में विशाल चुनावी जनसभा में पहुंचे। हैदराबाद में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की BRS सरकार को जमकर घेरा। तेलंगाना में बदलाव की जो आंधी चल रही है उसे इस विशाल जनसभा में भी महसूस किया जा सकता है। आप लोग तेलंगाना के कोने कोने से आए हैं और अपने साथ एक स्पष्ट संदेश भी लाए हैं। तेलंगाना का विश्वास अब बीजेपी पर है। पीएम ने कहा, भय, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की समस्या से तेलंगाना की जनता ऊब चुकी है। यहाँ बदलाव की जो आंधी चल रही है, इसका स्पष्ट संदेश राज्य के कोने कोने से आए लोग अपने साथ लाए हैं। पीएम मोदी ने कहा, तेलंगाना का विश्वास अब भाजपा पर है। सूरजपुर से धीरज कुमार, सीधी से चंद्रशेखर और हैदराबाद से उर्मिलेश की रिपोर्ट, DD न्यूज। और बुलेटिन के सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई किस प्रकार से बेहतर खबरें आ रही, और इसी पे हम अब चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष भी। भारत बन रहा दुनिया का ग्रोथ इंजन, क्योंकि दुनिया की विकास की रफ्तार देने के लिए भारत ग्रोथ इंजन बनता हुआ नजर आ रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, इसके अलावा पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार के रहे हैं। और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण बात इस लिहाज से भी हो जाती है कि आखिर किस तरीके से दुनिया भर की जो देश हैं वो उनके मुकाबले भारत बेहतर प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। फिंच रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो भारत की संभावित वृद्धि दर में 0.7% की बढ़ोतरी का अनुमान फिंच रिपोर्ट ने दर्ज किया। भारत की वृद्धि दर बढ़कर 6.2% होने का अनुमान अब व्यक्त किया गया, जो कि पहले से के मुकाबले बढ़ा दिया गया। तो ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से लगातार भारत बेहतर कर रहा है। रोजगार की दर का मामला हो या फिर कामकाजी उम्र लोगों की आबादी, इन दोनों में ही भारत में सुधार हो रहा है। 2019 से 27 के बीच मध्यम अवधि में 6.2 वार्षिक औसत वृद्धि दर रहने का अनुमान फिच रिपोर्ट में दर्ज किया गया। 2013 से 22 के बीच में ये 5.7% वार्षिक औसत वृद्धि दर थी, यानी औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात हो रही, जो बढ़कर 6.2% की बात की गई। इसमें 0.7% बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया। हमारे साथ में खास मेहमान डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है IMF के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार भी रहे। सर, बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कैसे भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है। हर एक रिपोर्ट, हर एक एजेंसी, कहा जाए वैश्विक संस्थाओं की जो रिपोर्ट आती है उसमें यही बात दिखाई पड़ रही है, भारत ग्रोथ इंजन दुनिया का।
ये एकदम सही बात कही आपने। यदि आप देखें, अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई, जो हमारी अभी त्योहार का जो सीजन चल रहा है, इसमें जो डिमांड है, डिमांड बहुत ही अच्छा उभर के आया है। आपको ध्यान होगा, ये मैंने 2-3 वर्ष पहले ही कहा था कि भारत जो है, जिन नीतियों का अमल हमने किया उस समय, उसके कोविड की महामारी के समय, उसके कारण भारत एकदम सुदृढ़ होके निकलेगा, बाकी अर्थव्यवस्थाओं से भी और बहुत ही मजबूत स्थिति में आएगा। और वही देखने को मिल रहा है। रोजगार में भी, जैसे आज मैंने एक ओपिनियन पीस लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें भी साफ दिख रहा है कि यदि आप जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो देखें, तो जो 6% था 2017-18 में, वो 2022-23 के साल में 3.2% हो गया है, जो कि 5 साल में सबसे न्यूनतम दर है बेरोजगारी का। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आप जो अच्छे रोजगार, जो कि जैसे जो वेतन लेते हैं, सैलरीड वर्कर्स जो कहते हैं, उनमें काफी वृद्धि हुई है। 1.5 करोड़ वृद्धि 2017-18 से 2019-20 के बीच हुई, और एक और 1.3 करोड़ उसके बाद 3 सालों में हुई है। ऐसे ही फॉर्मल सेक्टर में जो रोजगार है, जिसमें वेतन बेहतर होता है, अनिश्चितता कम होती है, उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है। तो आप यदि संख्या में देखें और इस जो क्वालिटी है उसमें भी देखें, दोनों में काफी इजाफा हुआ है। जी सर, बहुत महत्वपूर्ण बात ये, किस तरीके से जो वैश्विक चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो सारे देशों के लिए हैं। भारत क्यों बेहतर कर पा रहा है? क्या वो फंडामेंटल्स हैं, क्या वो हमारी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से हम बेहतर कर रहे हैं और बल्कि दुनिया में सबसे बेहतर कर रहे हैं? जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि महामारी के समय बाकी देशों ने पैसा ऐसे खर्चा किया जैसे कि कल ही ना हो, आज ही सारा खर्च कर डालें, इस तरह की। भारत, जबकि एक तो हमने सही उसको भांपा कि कोविड की महामारी जो है डिमांड पे तो असर लाएगी ही, इसके अलावा सप्लाई पे भी काफी असर करेगी। इसीलिए जो भारत की नीतियां थी वो एक बहुत अच्छा सम्मिश्रण था डिमांड को उभारने के लिए और सप्लाई में भी काम करने के लिए। तो इसके चलते भारत में जो इन्फ्लेशन दर है वो बाकी देशों के मुकाबले काफी मैनेजेबल रहा है। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी निकल के आई है। इस पे मैंने कई बार लिखा भी है, टिप्पणी किया है। बाकी देशों के मुकाबले भारत का जो विश्लेषण था महामारी का, ये बहुत ही सही था, सटीक था। और इसके चलते नीतियां जो आई, जो अमल की गई, वो भी एकदम सही था, जिसके कारण भारत इतने अच्छे स्थिति में है। रिफॉर्म्स भी काफी किए गए और इसका श्रेय जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है उनको जाता है कि बाकी देश जब महामारी के समय में यही सोच रहे थे कैसे इससे गुजर जाए, भारत ने बहुत ही साहस के साथ काफी रिफॉर्म्स किए, जिसके चलते आज अच्छी स्थिति बनी हुई है। सर, कभी कभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स या कुछ ऐसे तथ्य पब्लिक डोमेन में आते हैं जहां पर रोजगार जैसे सेक्टर्स पे सवाल खड़े किए जाते हैं, या फिर भारत का जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसको लेकर भी कई प्रकार की बातें की जाती हैं। इसको लेकर आप किस तरह से कहेंगे, जब देश बहुत बेहतरी से तरक्की कर रहा है और इस विकास में हर एक अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच रहा है, उसके बाद इस प्रकार की एक नैरेटिव क्यों दिखाई पड़ता कभी कभी? देखिए, जैसे हमारे हाथ में 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती, वैसे अलग अलग लोगों की अलग सोच होती है। लेकिन मैं ये जरूर बतला दूं कि सीएमआई का जो डेटा है, जिसको लेकर कई बार लोग गलत धारणाएं बनाते हैं और गलत धारणाएं उसमें लिखते भी हैं, टिप्पणी करते हैं, वो डेटा जो है वो विश्वसनीय नहीं है। जब मैं मुख्य आर्थिक सलाहकार था और उसके बाद भी जब इसका सीएमआई का डेटा ये भी कहता था कि रोजगार की स्थिति अच्छी है, तब भी मैं उस पर विश्वास नहीं करता था। और जब वो कहता था कि एक्चुअली अच्छी नहीं है, तब भी विश्वास नहीं करता था, क्योंकि हमने जो अभी एक रिसर्च स्टडी में साफ दिखलाया है कि मेथोडोलॉजी जो है सीएमआई की वो अच्छी नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। इसके विपरीत यदि आप एनएसएसओ का जो पीएलएफएस डेटा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट्स, उन्होंने मेथोडोलॉजी बनाई है, काफी सुदृढ़ और विश्वसनीय मेथोडोलॉजी है, जिसके कारण
PLFS का जो डेटा है उस पर मैं विश्वास करता हूं, ना सिर्फ मैं, बाकी काफी सारे पॉलिसी मेकर्स, जैसे आप अरविंद पनगरिया जी को लें, जो भारत की इकोनॉमी को अच्छी तरह पहचानते हैं, ये भी PLFS की डेटा पे ही विश्वास करते हैं, CMI की अविश्वसनीय डेटा पे विश्वास नहीं करते हैं। तो काफी सारे जो गलत जो धारणाएं बनी हैं ये CMI की प्राइवेट सेक्टर की, ये ध्यान रखना बहुत अहम है कि CMI जो है वो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट एजेंसीज का डेटा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का है, जिसमें कि विश्वास करना योग्य नहीं है वो डेटा। जी सर, अगर हम सेक्टर वाइज अगर बात की जाए तो हम एक तरफ देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसमें भी रफ्तार बढ़ती दिखाई पड़ रही है, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, उसके माध्यम से उसका भी हिस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। तो वहीं हम डिजिटल इंडिया जैसे तमाम ऐसे प्रयास देख रहे हैं जो कि दुनिया की बढ़ती तकनीकी ज़रूरतों के मोर्चे पर भी भारत को बराबरी से खड़ा कर रहा है। आप किस प्रकार से सेक्टर वाइज इस तरीके की ग्रोथ को देखते हैं जहां पे भारत बेहतर करता दिखाई पड़ रहा है? इसमें सबसे अहम मैं रोशनी डालूंगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कुछ दिन पहले एक रिसर्च स्टडी आई जिसमें कि साफ बतलाया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी वृद्धि हो रही है और आगे चल के और भी वृद्धि होगी। और ये इस कारण कि जब हमने 1991 में जब लिबरलाइजेशन किया था, तब हमने जो हमारी जो बाजार है उसको बाहर की कंपनियों के लिए खोला था, लेकिन हमारी जो देश की जो कंपनी है उनको समर्थ बनाने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनमें उस पे पॉलिसी पे काम नहीं किया गया। जैसे आपका लैंड है, लेबर है, पावर है, लॉजिस्टिक्स है, और हमारी कंपनियों की जो स्केल है, इन सब में कैपिटल, ये सब में एक्चुअली नीतियां जो हैं उस पे ध्यान नहीं दिया गया। जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तब इस पे काफी विश्लेषण हुआ है, और मैं जब सरकार में था तब मैंने भी इस पे रोशनी डाली, और जिसके कारण अच्छी विश्लेषण हुई है कि नीतियां यदि इस पे काम नहीं करेंगी तो हमारी कंपनी जो है विदेश की कंपनियों के साथ उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए जो आप देखें, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पावर पे काम किया गया है, लॉजिस्टिक्स पे काम किया गया है, लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं, इसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उस पे, बैंकिंग सेक्टर उस पे काफी काम हुआ है। ये सब इसके कारण अभी जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी स्थिति में लग रही है और आगे चल के और भी काफी इसमें मोमेंटम आएगा। सर, आपने मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया तो निश्चित तौर से भारत कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है उसका हम तमाम प्रकार के उदाहरण देखते हैं, लेकिन MSME की बात हो या फिर हमारा बढ़ता लगातार एक्सपोर्ट, इसको भी आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वो भी हिस्टोरिकल डेटा दिखाई पड़ता है। PLI स्कीम हो, किस तरीके से उसको एक बूस्टअप करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, PLI स्कीम काफी अहम भूमिका निभा रही है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सुदृढ़ बनाने में, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि चूंकि नीतियां जो है नीतियों पे अमल नहीं किया गया था 2014 से पहले, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है उनको प्रतिस्पर्धा करने में दिक्कत आती थी। तो इसीलिए थोड़ा सा जो उनको प्रोत्साहन दिया जाना सही था वो PLI स्कीम में किया जा रहा है। लेकिन आगे चल के चूंकि जो नीतियां हैं, चाहे वो पावर में हो, लॉजिस्टिक्स में हो, लेबर रिफॉर्म्स हो, कैपिटल हो, यानी फाइनेंशियल सेक्टर, इन सब पे चूंकि काफी अच्छा काम हुआ है, तो आगे चल के हमारी कंपनियां जो हैं विदेशी कंपनियों से अच्छी प्रतिस्पर्धा कर पाएंगी, और यही प्रतिस्पर्धा जो है एक्सपोर्ट्स में भी काफी काम आएगा। क्योंकि हमारी कंपनियां यदि अच्छी प्रोडक्ट, सबसे अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगी तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, या फिर वो अच्छी प्रोडक्ट्स लेकिन थोड़ा कम दाम में बनाए तब जाके वो एक्सपोर्ट कर पाएंगी। तो PLI स्कीम की भूमिका काफी अहम है। इसके अलावा जो हमने काफी सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं सरकार ने, उसका वो भी काफी अहम है इसको और आगे बढ़ाने में। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में भी एक्सपोर्ट्स काफी अच्छी अभी लग रही हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है हमारे भारत की एक मूलतम स्ट्रेंथ रही है, और उसमें भी अच्छा अभी आंकड़े दिखला रहे हैं कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। जी सर, क्योंकि आपको जाना है, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि फिनटेक के मोर्चे पे भारत बहुत बेहतर कर रहा है और दुनिया के नजरिए से देखा जाए तो शायद बहुत आगे है। आपको लगता है कि इस प्रकार के नए ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां पर भारत इतना बेहतर कर रहा है जो दुनिया के लिए नजीर दे रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा बात आपने कहा है कि फिनटेक और पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि आप UPI को लें, जो हमारी PM
जनधन योजना जो है, इसके अलावा जो इंडिया स्टैक जो काफी सारा एग्री स्टैक हुआ, आपका फिनटेक का स्टैक हुआ, आपका हेल्थ स्टैक, ये सब जो है डिजिटल इंडिया का अमल किया गया उसके परिणाम हैं। तो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही अहम है। इसमें भारत जो है सारे विश्व को दर्शा रहा है कि कैसे इसको ऐसे फिनटेक में इतने अच्छे कदम लेकर हम ग्रोथ को जो है इंक्लूसिव बना सकते हैं। तो इसमें साफ है कि भारत जो है इसमें नेतृत्व कर रहा है और दुनिया के लिए एक अहम संदेश दे रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत दुनिया के लिए एक तरीके से उदाहरण भी बन रहा है कई सेक्टर्स में, कैसे तरक्की को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुब्रमण्यम, हमारे साथ वक्त निकालने के लिए, इस विषय पर विस्तार से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सुब्रमण्यम को एक्सक्लूसिव डीडी न्यूज़ पर कि किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था के वो कौन से फंडामेंटल्स हैं, कौन सी नीतियां हैं, कौन से रिफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से आज भारत दुनिया में सबसे बेहतर करता दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट पे अब दिखाते हैं आपको कुछ और चुनावी खबरें। चुनावी राज्यों में प्रचार अपने चरम पर दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में आज जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव जैसे तमाम दिग्गज नेता पहुंचे तो उन्होंने अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में जमकर प्रचार किया। प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ पहुंची तो राजस्थान में भी जमकर प्रचार देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार फिर से बनाने का भरसक प्रयास कर रही है तो कांग्रेस वापसी के प्रयास में लगी हुई है। नतीजे किसके हक में जाएंगे ये तो 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सभी दल अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के खरगोन में जनता से संवाद किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के ही मंडलेश्वर और बड़वाह में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई है वहां वहां भ्रष्टाचार और अत्याचार बढ़ा है। मध्य प्रदेश के खुरई में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से अग्रणी राज्य बना दिया है। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को गरीबों की फिक्र नहीं। तो वहीं ओरछा पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हम मध्य प्रदेश में सफल हुए तो किसानों को सम्मान दिलाने के लिए काम करेंगे। जहां कांग्रेस रहेगी वहां अकर्मण्यता रहेगी, जहां कांग्रेस रहेगी वहां अत्याचार भी होगा, और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां विकास होगा, वहां लोगों के हित में काम होगा, वहां महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, वहां युवाओं को ताकत दी जाएगी, वहां किसान सशक्त होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तासीर है। पूरे देश में कहते थे बीमारू राज्य है तो मध्य प्रदेश, सड़कें कम खड्डे ज्यादा नजर आते तो मध्य प्रदेश है। खेत तो है लेकिन सिंचाई की योजनाएं नहीं, लोग तो है लेकिन अस्पताल की सुविधा तो है नहीं। लेकिन जब से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया, पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से अग्रणी राज्यों में लाकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। 5% लोग, उनकी संपत्ति 60% है और 50% गरीबों की संपत्ति सिर्फ 3% है। पहले से
ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जीतेगी। शंकर महंतो जी के लिए मैं आज वोट मांगने आया हूं और लगातार समाजवादी पार्टी के लोग अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए मतदान हुआ। हालांकि बची हुई 70 सीटों पर प्रचार जोरों पर है। छत्तीसगढ़ के कुरूद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर निशाना साधा, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह ने राज्य में जीत का दावा किया। झूठे वादे करके सरकार में काबिज होने के लिए जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर जनता में भीषण आक्रोश है और पूरे छत्तीसगढ़ में, और खासतौर से 20 सीटों में 12 और 8 20 सीटों में जो आज प्रथम चरण में मतदान हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कम से कम 14 सीटों में जीत रही है। जब भी मैं बघेल जी से पूछती हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में, हम बातचीत करते हैं कि क्या क्या किया है उन्होंने, हमेशा महिलाओं की बात करते हैं। हमेशा बहुत गर्व से मुझे बताते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही हैं छत्तीसगढ़ में। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता को क्या पसंद है ये तो 3 दिसंबर को मतगणना के दिन ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर राजस्थान और तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है। भाजपा नेता अमित शाह आज राजस्थान पहुंचे तो कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने कांग्रेस सरकार को फिर से राजस्थान में बनाने का दावा किया। तो तेलंगाना में भाजपा ने 12 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। तो तेलंगाना में ही केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी ने जनता के बीच पहुंचकर प्रचार किया। राजस्थान के रण में चुनाव प्रचार के लिए कई दिग्गज नेता जमे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागौर में रथ सभा की। उन्होंने नागौर के पर्वतसर में एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि अशोक गहलोत राजस्थान की जनता से वोट मांगने से पहले उस लाल डायरी में क्या है वो बताएं। तो मकराना के जनसभा में कांग्रेस को परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी बताया। राजस्थान की जनता से वोट मांगने के पहले वो लाल डायरी में क्या है वो बताइए जरा जनता को। अरे सचिवालय के अंदर रेड होती है, सचिवों के कमरे से 1 किलो सोना और 2.5 करोड़ रुपया कैश मिलता है। गहलोत साहब किसका है, किसका है बोलते ही नहीं है, और फिर कहते हैं हम पर तबाही हो रही, तबाही हो रही, तबाही हो रही है। एक कांग्रेस पार्टी जो है ये परिवारवादी पार्टी, ऊपर सोनिया जी को बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है और नीचे गहलोत जी वल्लभभाई गहलोत को लॉन्च करने में पड़े हैं। मगर इनका लॉन्चिंग ऐसा होता है, ये सोनिया जी 20 साल से राहुल बाबा को लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च ही नहीं होते हैं। होते हैं क्या? और इधर वैभव गहलोत भी लॉन्च नहीं होते हैं। इनके परिवारवाद को राजस्थान की जनता स्वीकारती नहीं है। आप करिए अपने बेटे बेटी को लॉन्च। मोदी जी ने चंद्रयान लॉन्च कर चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचा दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में चुनावी सभा की। उन्होंने दावा किया कि लोगों में कोई भी सत्ता विरोधी लहर नहीं है। उनकी गारंटी शानदार है। गारंटी दी सोच समझ के दी है। 10,000 रुपए प्रति महिला के लिए क्या प्रति वर्ष ये भी गारंटी काम है। जो बच्चे बारी पार करके जाएंगे कॉलेज के अंदर, सब बच्चों को जो सरकारी कॉलेज में जाएंगे, यूपी में जाएंगे, सबको हम लोग लैपटॉप या टैबलेट देंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चौथी सूची जारी की है। बीजेपी ने इस सूची में 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तो वहीं हैदराबाद में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली में डोर टू डोर अभियान में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते कुछ रुख करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। उस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई और सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पंजाब में जलती पराली पर कोर्ट ने चिंता जताई तो दिल्ली में ऑड इवन को लागू करने को उन्होंने नाकाफी बताया है। इस बीच एनसीआर में दमघोंटू हवा के चलते कई जिलों में स्कूलों में पाबंदियां बढ़ने लगी हैं तो केंद्र सरकार ने भी आज इस मसले पर समीक्षा बैठक की। दिल्ली सहित उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ न सिर्फ तल्ख टिप्पणी की बल्कि पराली जलाने की घटना में कमी नहीं आने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। अपनी टिप्पणी में शीर्ष अदालत ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की कार्रवाई को सिर्फ दिखावा करार दिया। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से बहस में शामिल हुए वकील की उस दलील को भी अदालत ने नाकाफी कहा जिसमें उन्होंने पराली जलाने की घटना में कमी आने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर दिल्ली के हालात ऐसे ही रहे तो अदालत कार्रवाई करना शुरू करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए वाहनों के लिए ऑड इवन जैसी योजनाएं महज दिखावा हैं। इतना ही नहीं, प्रदूषण के मुद्दे पर हो रही बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य सरकारें भले ही लाख दावा करें लेकिन पराली जलाने की घटनाएं नहीं रोक पाई। दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिए कि वो सुनिश्चित करे कि कूड़ा नहीं जलाया जाए। कोर्ट ने कहा कि कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के साथ बैठक कर प्रदूषण पर लगाम के लिए जरूरी कदम उठाए। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस बीच दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार ने समीक्षा बैठक की। बैठक को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने संबोधित किया। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों ने अपने सुझाव दिए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी की सरकार वहां भी है, यहाँ भी है, और ये पराली जलने से जो रोकना चाहिए था, पहले केजरीवाल साहब पराली को जिम्मेदार मानते थे और आज उन्हीं के राजपाट में सबसे ज़्यादा पराली उन्हीं के राजपाट में जल रहा है, लेकिन दिल्ली एवं पंजाब के मुख्यमंत्री इसमें असफल हुए हैं। इधर दिल्ली में ऑड इवन को लेकर पर्यावरण मंत्री ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस और पर्यावरण अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ऑड इवन लागू करने के लिए तय किए जाने वाले नियमों की चर्चा हुई। हालांकि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद अंतिम निर्णय लेने की बात कही। हमने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एक बार हम उसको स्टडी करेंगे और जो जो सुझाव या जो जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएंगे। बहरहाल दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्य प्रदूषण की समस्या से दो चार हो रहे हैं। कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी खतरे के स्तर पर बना हुआ है। हालांकि सोमवार को दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में मामूली सुधार देखा गया, लेकिन मंगलवार सुबह फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार PM10 का स्तर 500 AQI दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। करीब 8 तारीख को इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। 8, 9, 10 ये 3 दिन इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा और हवा की गति में तेजी आएगी और उस वजह से जो ये स्मॉग है वो क्लियर होने के आसार ज्यादा है। इस बीच प्रदूषण से हल्कान दिल्ली एनसीआर में प्रशासन द्वारा एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने 1ली से 9वीं कक्षा तक स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह,
कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान भी मौजूद थे। उत्तराखंड के पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मंगलवार को 35वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कई विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जीबी पंत विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा, शोध व प्रसार के कार्यों में विश्वस्तरीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न कृषि संस्थानों ने हाल ही में डिजीज रेजिस्टेंट दलहनी फसलों की 21 प्रजातियां विकसित की हैं, जिनमें से 7 प्रजातियां पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हैं। देश का ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय शुरुआत से ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बन गया था। मुझे ये भी बताया गया है कि 11,000 एकड़ से फैला ये विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर हो रहे तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ सामंजस्य की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि देश दुनिया में वे कहीं भी रहें, लेकिन अपने विश्वविद्यालय को हमेशा याद रखें। इस 35वें दीक्षांत समारोह में कुल 1041 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। गौरतलब है कि यह विश्वविद्यालय देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जो साल 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के बाद साल 1972 में इस विश्वविद्यालय का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की स्मृति में गोविंद के विश्वविद्यालय किया गया। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, पंतनगर, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर में सरकारी तंत्र में बैठे आतंकी समर्थकों के खिलाफ प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। सरकारी तंत्र में अलग अलग पदों पर बैठे विशेष रूप से पिछले 2 वर्षों में लगभग 55 सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों को बर्खास्त किया गया है। ऐसे कर्मचारियों पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप था। दरअसल जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद आतंक से संबंध रखने वाले कर्मचारियों की पहचान के लिए 2021 में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था। उपराज्यपाल ने कहा है कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले सभी व्यक्तियों से नहीं निपटा जाता है। इसी साल अगस्त में जम्मू कश्मीर बैंक के मुख्य प्रबंधक की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संबंध के आरोप में यह कार्रवाई की गई। इससे पहले जुलाई में प्रशासन ने संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते कश्मीर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी सहित 3 सरकारी कर्मचारियों को उनके पद से हटा दिया था। इसके साथ ही एक रसायन विज्ञान के प्रोफेसर, हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन का बेटा और जम्मू कश्मीर के जेल विभाग के एक उपाधीक्षक की भी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद अब खबर बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं को लेकर विधानसभा में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर लगातार घिरते जा रहे हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार को महिलाओं के प्रति असंवेदनशील करार दिया है। उधर बिहार में जाति गणना सर्वे रिपोर्ट को सदन में पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने आरक्षण की सीमा 65% रखने का प्रस्ताव रखा। इस मुद्दे पर भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि रिपोर्ट में कई त्रुटियां हैं जिसकी राज्य सरकार ने अनदेखी की है। बिहार में सत्ता के लिए नए नए प्रयोग कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मर्यादाओं की सभी सीमाओं को तोड़ते नजर आ रहे हैं। खुद को पीएम के पद के लिए उम्मीदवार समझ रहे नीतीश बाबू के बोल कुछ यूं उच्छृंखलित हुए कि वह भूल बैठे कि सार्वजनिक रूप से क्या बोलना चाहिए। वह संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान कर बैठे। विपक्ष अब उन पर हमलावर है। महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा के प्रयोग को लेकर बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें बीमार करार दिया। बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक और मुझे लग रहा है
कि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस पर या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा। ये पूरी तरह सार्थक है। आप देख रहे हैं नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार हैं और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जाति आधारित गणना में हुई त्रुटियों के आरोपों का खंडन किया। मुख्यमंत्री ने आंकड़े देते हुए कहा कि राज्य में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 65% है, इसलिए उनका आरक्षण भी बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव है। तो भाजपा ने सर्वे रिपोर्ट पर ही एक बार फिर सवाल उठाया। देखिए, ये आंकड़ों का मैनिपुलेशन है, यथार्थ से कोसों दूर है और इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने लायक है ही नहीं कुछ, तो इस पर आदमी क्या बोल सकता। लेकिन इससे हमारे गरीब जनता का उद्धार नहीं होगा और ये कंप्लीट पूरी तरह से आंकड़ों का मैनिपुलेशन है। वार्ड वार और पंचायत वाइज जातीय आंकड़ा प्रकाशित करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए थे, तो हमारे लोग इस बात को उठाएंगे कि आप वार्ड वाइज और पंचायत वाइज जातीय आंकड़ा प्रकाशित कीजिए, ताकि इस बात का क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाए कि वास्तव में उस पंचायत में क्या स्थिति है। बहरहाल बिहार में जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट और महिलाओं के खिलाफ नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान बड़े मुद्दे बन गए हैं, जिसका दूरगामी असर बिहार की राजनीति पर पड़ना तय है। और खबर खेल के मैदान से आईसीसी विश्व कप में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 292 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम काफ़ी मुश्किलों में इस वक्त नजर आ रही है। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिर गए और उन्होंने अभी तक 158 रन ही बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। ट्रेविस हेड को 0 पर और मिशेल मार्श को 24 रन पर नवीन उल हक ने आउट किया। उनके बाद डेविड वार्नर 18, इंग्लिश 0, लाबुशेन 14 और मार्कस स्टोनिस 6 रन बनाकर जल्द ही पवेलियन लौट गए। वहीं इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। गुरबाज 21 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद इब्राहिम जरदान और रहमत शाह ने पारी को संभाला और रन बनाना जारी रखा। रहमत शाह ने 30 रन की पारी खेली, वहीं इब्राहिम जरदान ने शतक लगाया। कप्तान शाहिदी ने 26 रन की पारी खेली, वहीं उमरजाई ने 22 और मोहम्मद नबी ने 12 रन का योगदान दिया। अंतिम के ओवरों में राशिद खान और जरदान ने तेजी से रन बनाए, जिसकी मदद से अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 291 रन बनाने में सफलता हासिल की। इब्राहिम जरदान ने नाबाद 129 और राशिद खान ने 18 गेंद पर नाबाद 35 रन की पारी खेली। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में कई खेलों को पहली बार शामिल किया गया है। ऐसा ही एक खेल है लगोरी, जिसे पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया। इस खेल को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लगोरी को उत्तर भारत में पिट्ठू तो वहीं गुजरात में इसे सतोलिया कहा जाता है। लगोरी को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया है। लगोरी एक आउटडोर खेल है जिसे देश भर के युवा अपने गली मोहल्लों में बचपन से खेलते आए हैं। लगोरी को उत्तर भारत में पिट्ठू के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं गुजरात में इसे सतोलिया कहा जाता है। दक्षिण भारत में भी इसके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। पूरे देश में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। देखिए, लगोरी एक इतना रोमांचक खेल है और हम सब ने अपने बचपन में खेला है। आप गांव-गांव में देखते हैं ये खेला जा रहा है, शहरों में खेला जाता था और ये खा जाता है। मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो स्टोन्स के साथ खेलते थे, 7 स्टोन्स को लगाना, और पिट्ठू कहा जाता है इसको नॉर्थ इंडिया में। सो बहुत मज़ा आया और ये एक पहल थी। गवर्नमेंट ऑफ गोवा स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने एक रिक्वेस्ट डाली थी IOA को कि लगोरी को एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव स्पोर्ट डाला जाए, बिकॉज वेस्टर्न घाट्स में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड टुडे वी सी आज 37 नेशनल गेम्स में ये एज अ डेमो स्पोर्ट आया और सभी ने बहुत इसका रोमांच उठाया है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो मन की बात में कहा था, इंडियन ट्रेडिशनल गेम लगोरी का शब्द उन्होंने यूज़ किया था और उसके बाद हमने बहुत कोशिशें की है, पर हमें जो सपोर्ट मिला है गोवा गवर्नमेंट से, आज इस जगह पे हमारे बच्चों ने सब किया है, हमने कुछ नहीं किया। बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, उसकी वजह से अभी वो सोच पॉजिटिव अप्रोच मिला है उनको। दिस कैन बी ए मेडल टैली गेम इन फ्यूचर। लगोरी का खेल एक टेनिस बॉल और 7 पत्थरों के साथ 2 टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम 7 पत्थरों का टॉवर तोड़ती है और दोबारा उसे बनाती है।
तो वहीं दूसरी टीम गेंद से विरोधियों को हिट करके टॉवर बनाने से पहले उन्हें आउट करने का प्रयास करती है। राजस्थान में इसे तोलिया बोलते हैं। हमें 4 साल हो गए इसे खेलते हुए। इस बार हमारी सेकंड पोजीशन आई है, तो हम अगली बार और कोशिश करेंगे और फर्स्ट पोजीशन पर आने की कोशिश करेंगे। ये भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है। गटका, लगोरी, रग्बी, कई जो इंडिजिनियस गेम है उनको भारत सरकार ने बहुत अच्छे से शामिल किया, क्योंकि ये हमारे ऐसे पारंपरिक खेल है जिनके कारण भारत का नाम रोशन हो रहा है और भारत जो चीज़ है वो दुनिया के अंदर दिखाई दे रही है। दर्शक भी लगोरी के खेल का भरपूर आनंद लेते नजर आए। ये खेल उन्हें बचपन के दिनों में वापस लेकर गया। इस गेम को हम महाराष्ट्र में लगोरी के नाम से जानते हैं और गोवा में जो 37th नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज हुआ है उसमें फर्स्ट टाइम ही डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है लगोरी का। इसके लिए हम लोग महाराष्ट्र से यहाँ आ चुके हैं। 3 दिन से हम लोग यहाँ हैं। बहुत मजा आ रहा है लगोरी में। हमारे देश का एक लगोरी लोकल खेल आज राष्ट्रीय इस पे जा रहा है। अच्छा लग रहा है। इंटरनेशनल पे भी जाएगा आगे। बहुत अच्छा। ये खेल बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनमें दिमाग का भी जोर पड़ता है। दिमाग को कैसे खेलना है, अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। बहुत अच्छा गेम है। पहले हम लोग भी खेलते थे बचपन में। अभी सारी यादें ताजा हो गई है इस खेल से। बहुत अच्छा लगा है। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स में पदक तो दिए जाते हैं, लेकिन ये पदक तालिका में राज्य के खाते में नहीं जुड़ते। लड़कियों के फाइनल में हरियाणा ने राजस्थान को हराया, जबकि लड़कों के फाइनल में मेजबान गोवा ने महाराष्ट्र को शिकस्त दी। 37वें राष्ट्रीय खेलों में लागोरी को डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में शामिल किए जाने का उद्देश्य है हमारे पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना। ये खेल हमारे बचपन का अहम हिस्सा रहे हैं। हम इन्हें ही खेलते हुए बड़े हुए हैं। ऐसे में ज़रूरी है इन्हें सहेज कर रखना और आने वाली पीढ़ियों को भी इनके बारे में जानकारी देना। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़ गोवा। तो खेल की इस खबर के साथ न्यूज़ 9 फिलहाल बस इतना है, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। बिहार विधानसभा के बाहर हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों से आई आंगनबाड़ी सेविका ने प्रदर्शन किया। मानदेय बढ़ोतरी और सरकारी कर्मी की दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन कर रही सेविकाओं के साथ पुलिस ने सख्ती दिखाई। उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक आंगनबाड़ी सेविका बेहोश भी हो गई। इस घटना के बाद भाजपा विधायकों ने जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारों सहित विभिन्न मुद्दों पर राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए कर्नाटक में कांग्रेस सरकार सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट को 20 नवंबर या 24 नवंबर से पहले प्राप्त करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा की गई 2015 की जाति जनगणना की रिपोर्ट और निष्कर्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत यात्रा पर आए मलेशिया के विदेश मंत्री जाम्बरी अब्द कादिर से मुलाकात की। मलेशिया के विदेश मंत्री कल देर रात अपनी पहली भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उन्नत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास 41 राष्ट्रीय राइफल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई। मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका अनावरण किया। ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कारोबारी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अमित अरोड़ा ने अपनी बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी।